आपसे यदि पूछे कोई कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है आपके लिए, तो आप क्या बोलोगे? कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन मैं तो बोलूँगी कि भरोसा, क्योंकि भरोसा ही सबसे कीमती है। क्योंकि आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और आज की स्टोरी भी इसी भरोसे की है। भरोसे की कत्ल की कहानी है। ये हैदराबाद के स्वर्ण के अपार्टमेंट की है। रेणुका अग्रवाल की कहानी, जिन्हें एक गलत बंदे पर विश्वास करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। जैसे कैंची, चाकू, कुकर, इन सब से टॉर्चर होते हुए अपनी जान दे करके खामियाजा भुगतना पड़ा। हैदराबाद में एक जगह है कुटकपल्ली, और इसी एरिया में स्वर्णिक अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के 13 फ्लोर पर राकेश अग्रवाल अपनी पत्नी रेणुका अग्रवाल के साथ और अपने 24 साल के बेटे के साथ रहते थे। राकेश अग्रवाल इस इलाके के जाने माने स्टील के बहुत अच्छे व्यापारी थे और उनकी बीवी रेणुका अग्रवाल की उम्र कम से कम 50 साल होगी। पति और बेटे जब काम पर चले जाते तो रेणुका अग्रवाल अधिकतर अपने घर में अकेले ही रहती थी। 10 दिसंबर 2025 को रोज की तरह राकेश अग्रवाल और उनका बेटा नाश्ता करते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं। रेणुका अग्रवाल घर में अकेले रहती थी, इसलिए उनके बेटा और उनके पति को टेंशन होती थी, इसलिए वो दोनों ऑफिस से थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन किया करते। 10 दिसंबर 2025 को राकेश अग्रवाल अपनी पत्नी रेणुका को फोन करते हैं, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती है। तो वो समझते रेणु कुछ काम कर रही होगी, इसलिए नहीं फोन रिसीव किया। वो अपने काम में लग जाते, बिजी हो जाते, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है, फ़ोन बैक कॉल आता ही नहीं है। फिर वो इस बात को अपने बेटे से बोलते हैं कि तुम्हारी माँ को फ़ोन किया और आज उन्होंने फ़ोन उठाया भी नहीं और बैक कॉल भी नहीं की, इतना बिजी हो गई। फिर वो दोनों मिल करके फ़ोन करते हैं रेणुका को, लेकिन रेणुका तो फ़ोन उठाती ही नहीं, बार बार कॉल करी जा रहे, फ़ोन नहीं उठता। अब उनको टेंशन होती है, ये क्या बात हो गई, कहीं कुछ तबीयत तो नहीं खराब हो गई। वो फटाफट रोज से जल्दी ही ऑफिस से निकलते हैं और अपार्टमेंट पे पहुंच करके देखते हैं दरवाजा तो बंद है। तो वो बाप बेटा दोनों दरवाजा को पीटने लगते हैं, लेकिन दरवाजे से कोई अंदर से कोई आवाज ही नहीं आता, ना तो कोई दरवाजा खुलता है। फिर अगल बगल के भी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। राकेश अग्रवाल उनको भी बताते हैं सारी कहानी, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं। फिर वो जा करके नीचे जाते हैं, एक पास से एक बंदे को ले आते हैं, चाबी वाले को, और उसको खिड़की से अंदर भेजते हैं। फिर जब वो दरवाज़ा खोलता है तो राकेश अग्रवाल और उनका बेटा अंदर जाते हैं। जहाँ वो अंदर पैर रखते हैं कि वो भाई अंदर का तो नज़ारा ही देख करके वो तो चीख की एकदम आवाज़ उन लोगों के मुंह से निकल जाए, और चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है। रेणुका नीचे लथपथ पड़ी हुई है। फटाफट जाके उसको हिलाते हैं, लेकिन वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी क्योंकि वो मर चुकी थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, सिर कुचला गया था, गले में चक्कू के निशान थे, और वहाँ पास में कुकर एक पड़ा था जो खून से लथपथ था। इसका मतलब ये था कुकर से ही मार मार कर उसके सिर की ये हालत बनाई गई है। वहाँ का सारा कुछ देख करके तो बहुत बुरा हाल था देख करके। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। ये इलाका साहिबाबाद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता था। क्योंकि ये मामला हाई फाई सोसाइटी का था, इसलिए तुरंत ही पुलिस वहां पहुंच जाती है और बॉडी को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो लोग तो सुनकर के हैरान हो जाते हैं। आखिरकार पोस्टमार्टम इधर पास के गांधी हॉस्पिटल में हुआ था। पूरे शरीर में 40 घाव थे। कुकर से सिर पर वार किया गया था और इसी कारण सिर की हड्डी टूट गई थी और कैंची घुपी गई थी। कैंची से ही रेत करके उसका गला काटा गया था। इसी करके उसको खून बहुत निकला और इसी के कारण रेणुका की मौत हो गई। आखिरकार रेणु के साथ ऐसा किसने किया? कौन सी इतनी बड़ी दुश्मनी थी कि जो इतनी बेरहमी से मारा? और पुलिस वाले भी अपनी तहकीकात कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस वाले घर वालों से पूछताछ करते हैं तो वहाँ पर एक शख्स का नाम आता है जो कि 10 दिन पहले ही रेणुका के परिवार में शामिल हुआ था। लेकिन रेणुका की मौत के बाद वो शख्स तो वहाँ था ही नहीं, वो तो लापता हो गया था, भाग गया था, पता ही नहीं, वो नजर नहीं आ रहा था कि है। और वो शख्स था 20 साल का हर्ष कुमार, जो कि घर में काम करने के लिए नौकर रखा था उन्होंने रेणुका जी ने। रेणुका की उम्र 50 साल की हो गई थी। अब उनके काम काज होता नहीं था और उनके पहले के जो नौकर थे वो चले गए, इसलिए उन्होंने नौकर रखने का फैसला किया। राकेश जी कलकत्ता के एक शंकर नाम के एजेंट से बात करते हैं कि हमें कोई एक हेल्पर चाहिए। वो हर्ष के बारे में बताते हैं और कहते हैं आपके घर के लिए यही। 1 सितंबर 2025 को हर्ष को उनके घर भेज देते हैं और पता लगाने पर पता लगता है कि जिस दिन रेणु जी का मर्डर हुआ उसी दिन से हर्ष गायब हुआ है और 14 फ्लोर पर एक और लड़का रहता था, वो भी गायब है। पुलिस वालों को शक हो जाता है कि रेणु के मर्डर में इन्हीं दोनों लड़कों का हाथ है।
फिर पुलिस वाले 5 टीम बनाते हैं पता इन लड़कों को ढूंढने के लिए। फिर वो क्या करते हैं, वारदात की जगह पर जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे सारी जगह खोजते हैं और उनसे फोटोज निकालते हैं। फिर फोटोज में मिलता है कि शाम को 5 बजे के लगभग हर्ष और रोशन दोनों लिफ्ट से उतरते हुए दिखते हैं और हाथ में इनके पास सामान भी होता है, बैग वगैरह जैसे, और नीचे उतर करके ये रेणुका की ही स्कूटी लेकर के बड़े आराम से निकल जाते हैं और पता लगता है कि ये रांची के रहने वाले थे दोनों ही। फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि भाग करके शायद अपने घर रांची ही गए हों, तभी वहाँ लोकल पुलिस को भी ये इन्फॉर्म दे देते हैं कि इन ऐसे ऐसे करके यहाँ भागे हैं। फिर ये लोग वहाँ पर रांची पहुँचते हैं। सीसीटीवी फोटोज से पता लगता है कि फीसपेट रेलवे स्टेशन के पास ये दिखाई देते हैं। पुलिस जब वहाँ सर्च करती है तो ये लड़के तो दोनों नहीं मिलते, लेकिन काफी दूर आगे जा करके रेणुका की एक स्कूटी मिल जाती है। पुलिस वाले अपनी टीम को लगा देते हैं कि शायद ये ट्रेन द्वारा ही जाएंगे अपने गांव, तो हर प्लेटफार्म की चेकिंग होती है, लेकिन लड़के वो रास्ते से नहीं जाते, ये तो किसी और ही रास्ते से जाते हैं। फिर इनका मोबाइल भी ट्रैक पर डाल देते हैं, लेकिन उससे कुछ इनको पुलिस वालों को कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। 2 दिन हो चुके थे, अभी तक कुछ खबर नहीं मिली थी। फिर तीसरे दिन पता लगता है, जब ये दोनों आपस में फ़ोन पे बात करते हैं तो मोबाइल से लोकेशन पता लग जाती है और खबर मिलती है कि ये दोनों अब रांची में ही जा करके अपने किसी दोस्त के यहाँ छुपे हुए हैं। पुलिस अपनी टीम भेज करके वहाँ छापा मारती है। तब वो पुलिस वाले हर्ष और रोशन को पकड़ लेते हैं और उनके साथ एक और लड़का था जो राजू वर्मा, उसको भी पकड़ लेती है। तीनों चिल्लाते हैं, हमें छोड़ दो, हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। फिर इनकी फाइल अदालत में जमा कराई जाती है और इनको अदालत ले जाया जाता है। फिर वहाँ से इनको पुलिस फिर ले जा करके हैदराबाद वापस ले आते हैं। पहले तो ये दोनों कहते हैं हम निर्दोष हैं, निर्दोष है। जब पुलिस इनकी कड़ाई से पूछताछ करती है और सीसीटीवी फोटो दिखाती है और कपड़े दिखाती है, फिंगरप्रिंट्स इनको बताती है, फिर ये चुप कर जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। और फिर जब पुलिस इनको पीटती है तब ये तोते की तरीके सारा कुछ उगलना चालू कर देते हैं कि हमने कैसे क्राइम किया। और पूछताछ के बाद पता चलता है कि जो रोशन कुमार था ना, वो तो पहले से ही लूटपाट करता, लोगों को मारता, ये तो क्रिमिनल था ही। इसके तो पहले से ही रांची में 2 केस दर्ज थे और हर्ष के भी केस चल रहे थे, वो भी ऐसा ही था। कुछ दिन जेल में रहने के बाद वहाँ से जब छूटते हैं तब ये दोनों काम की तलाश करते हैं और काम की तलाश में ये कोलकाता जाते हैं। फिर वहाँ से आ करके ये हर्ष स्वर्ण लेक अपार्टमेंट में 14 फ्लोर के अपार्टमेंट में काम करने लगता है। तभी रेणुका जी को भी अपने घर के लिए हेल्पर की जरूरत पड़ती है, तो कोलकाता की एजेंसी के द्वारा हर्ष को भी यहाँ 13 फ्लोर पर नौकरी मिल जाती है और काम पर रख लिया जाता है। हालांकि पहले इन दोनों में जान पहचान नहीं थी, रोशन और हर्ष में। जब यहाँ 1 सितंबर को आता है फिर इन दोनों से बातचीत होती है और एक दूसरे से जान पहचान होती है। फिर ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर ये दोनों आपस में बात करते हैं, इतने पैसे से क्या होगा, कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें कि जिससे खूब पैसा आए। तब ये हर्ष कहता है, मेरे मालिक तो बिजनेसमैन है, इनके पास तो बहुत पैसा है और घर में तो कोई रहता भी नहीं, सब लोग चले जाते हैं, वो तो अकेली रहती है। इस कारण ये अच्छे समय से सब कोई नहीं होगा तो यहाँ अच्छी तरह से लूटपाट कर करके पैसा सारा लूट करके रांची चलते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी ऐश से गुजरेगी। फिर 10 सितंबर को अपने प्लान को ये अंजाम देते हैं। जब राकेश अग्रवाल अपने बेटे के साथ ऑफिस निकल जाते हैं तो हर्ष अपने दोस्त के साथ रेणुका के घर पे जाता है। रेणुका देखती है तो कुछ नहीं बोलती, सोचती काम करने आए होंगे, कुछ रह गया होगा। रेणुका बैठी होती है, दोनों जा करके चुपचाप रेणुका के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर हर्ष किचन में जाता है, कुकर ले आता है और रेणुका के सिर पर जोर से मारता है। रेणुका के सिर पर जोर से कुकर मारता है तो रेणुका तो नीचे गिर जाती है। फिर रेणुका से पूछता है पैसे और गहने कहाँ हैं, लेकिन रेणुका तो बेहोश थी, कुछ बोल ही नहीं सकी। तो ये सोचता है रेणुका ड्रामा कर रही है। फिर एक रस्सी ले आकर के रेणुका के हाथ पैर बांध देता और मुंह पे टेप लगा देता और फिर रेणुका से पूछता है, लेकिन रेणुका तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर गुस्से में क्या करता है, चाकू ले आता है और कैंची से घोप के उनको मारता है। सोचता है ये ड्रामे कर रही हैं, बोल नहीं रहे, इसलिए उनको टॉर्चर करता है। लेकिन रेणुका तो इस तरह शिथिल हो गई थी कि वो किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकती थी। फिर वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं, फिर उसका कैंची से गला काट देते हैं। खून ज्यादा बहने के कारण रेणुका तो मर जाती है। जब रेणुका मर जाती है तो ये उठ करके जाते हैं, हर कमरे की तलाशी देते हैं, लेकिन हर्ष को तो पता है कि कहाँ पर कैश होता है, कहाँ पे ज्वेलरी होती है। वो जा करके एक कमरे में जाता है कि वहाँ से 4 तोला सोना 1 लाख रुपए निकाल लेता है और अलमारी खोलता है, उसमें 12 घड़ियां कीमती होती हैं वो ले लेता है। इसी तरह घर से सारा लूटपाट का सामान लेता है और एक बैग में डालता है। फिर देखता है कि कपड़े तो सारे खून से लथपथ हैं, तो जा कर के बाथरूम में आराम से दोनों नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं
और फिर तो ये दूसरे कपड़े पहनते हैं और अपना ज़रूरत का सारा सामान बैग में डाल करके लिफ्ट से नीचे उतर जाते हैं। जब गार्ड इनको देखता है तो वो जानता होता है कि ये तो यहीं अपार्टमेंट में काम करते हैं, तो शायद किसी काम से आए होंगे, तो कुछ सामान होगा तो लेके जा रहे हैं। इस करके गार्ड इनसे कुछ बोलता भी नहीं, ना पूछताछ करता है। और ये क्या करते हैं, रेणुका की एक्टिवा लेते हैं, आराम से निकल जाते हैं। इनको कोई डर नहीं। और देखो पैसे तो इनके पास थे ही बहुत, तो ये ट्रेन की बजाय फ्लाइट से रांची जाते हैं। देखो तो फिर अपने दोस्त के पास पहुंचते हैं वहां जाकर। और जो इनका दोस्त होता है राजू वर्मा, वो इनकी सारी हरकत के बारे में सब कुछ बताते हैं, उससे वो सब कुछ पता होता है। फिर भी वो पुलिस को खबर नहीं करता, इनको चोरी में हेल्प भी करता है और इनका रहने का इंतजाम भी करता है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और इन तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और पुलिस इनसे सोना, रुपए, घड़ियां, मोबाइल सारा इनसे ले लेती है और इनको जेल भेज देती है। और इनकी कार्रवाई अदालत में अभी चल रही है। रेणुका के परिवार वालों ने बहुत जल्दी ही किसी पर भरोसा कर लिया था, ज़रूरत से ज़्यादा, जिसकी कीमत इन लोगों को बहुत ही जल्दी और इतनी दर्दनाक चुकानी पड़ी। बहुत से घरों में आज भी हेल्पर काम कर रहे हैं, लेकिन इतने विश्वास से, इतनी ईमानदारी से कर रहे हैं कि लोगों का भरोसा जीत लेते हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे इस तरह के हेल्परों को? इनके साथ क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कमेंट करके प्लीज़ हमें बताना ज़रूर कमेंट करके बताना।